जय हिंद साथियों। तो आज है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जिन साथियों ने हमारे हिंदी के पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनके लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हिंदी की प्लेलिस्ट का। हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पर आपको सभी हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी के टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगातार नियमित रूप से लाते रहते हैं। और सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास और देखेंगे अपना पहला प्रश्न। तो हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास? तो साथियों प्रतिदिन में होगा हमारा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अव्ययीभाव समास होता कहां पर है? जिसमें जो प्रथम पद है, ऐसा शब्द जिसमें प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। प्रथम पद एक अव्यय हो, वहां पर हमारा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन में प्रति क्या है? अव्यय है। दूसरा हम इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, यथा समय। यथा समय, तो साथ इसमें जो यथा है, ये जो पहला शब्द है ये अव्यय है, तो यहां पर अव्ययीभाव समास होगा। तो इस तरह से हम अव्ययीभाव समास की पहचान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में आपसे समास पूछा गया है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो साथियों नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला है जिनका कंठ। नीलकंठ मतलब नीला है जिनका कंठ, और वो कौन है? वो है भगवान शिव। तो साथियों यहां पर कुछ अलग ही अर्थ निकल कर आ रहा नीलकंठ का, तो यहां पर होता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के और एग्जाम्पल की बात करें तो दशानन हो जाएगा हमारा, 10 है जिसके आनन, दशानन अर्थात रावण। एक आपका पीतांबर हो जाएगा, पीला है जिसका अंबर यानी कि पीले हैं जिसके वस्त्र, तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें हमारा बहुब्रीहि समास होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, साप्ताहिक, वीणा, वाष्प या फिर सिंदूर। तो साथियों इन चारों में से हमें वो शब्द छांटना है जो अशुद्ध है। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, साप्ताहिक। यह अशुद्ध है, साप्ताहिक नहीं होता साथियों, साप्ताहिक होता है। यहां पर आ की मात्रा होती है जुड़ी हुई, तो यहां पर होता है साप्ताहिक। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इन चारों में से एक शब्द ऐसा है जो आग का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों वायु सखा आग का पर्यायवाची है, हुतासन ये भी आग का पर्यायवाची है, विभाव बसु ये भी आग का पर्यायवाची है। तो एक बचता है ऑप्शन नंबर डी, विपतगा। विपतगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द इन चारों में से कौन सा नहीं है, उसी की हमें पहचान करनी है। लिप्सा, कामना, यातना या फिर स्पृहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों यातना। यातना इच्छा को नहीं कहते हैं, यातना पीड़ा को कहते हैं। यातना किसको बोलते हैं? पीड़ा को। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में ये जो से है यह किस कारक की विभक्ति है? ये जो से शब्द है, पेड़ से फल गिरा, तो इसमें कारक की विभक्ति बताने कौन सा कारक इसमें होगा? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो साथियों हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ये बताया था, आपको कारक चिन्ह बताए थे। साथियों संबंध के जो कारक चिन्ह होते हैं वो होता है हमारा का, की, के, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब होते हैं हमारे संबंध कारक के चिन्ह। अपादान कारक के, अपादान कारक का चिन्ह होता है से, और कौन सा से? अलग होने पर। कौन सा से? अलग होने पर। तो यहां पर पेड़ से फल गिरा, से किसके लिए यूज हो रहा है? फल के लिए। और फल कहां से अलग हो रहा है? पेड़ से। तो इसमें होगा हमारा अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे संप्रदान का क्या कारक चिन्ह होता है? संप्रदान का कारक चिन्ह होता है साथियों के लिए। के लिए और एक को, देने के अर्थ में। को अगर हम किसी को कुछ चीज दे रहे हैं तो देने के अर्थ में जो को कारक चिन्ह होता है वह भी संप्रदान कारक का ही होता है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है में और पर। दो कारक चिन्ह होते हैं में और पर, ये अधिकरण के होते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो साथियों सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय, यहां पर क्या होगा?
ए जमा उ मिलकर ओ हो जाएगा, ए जमा ओ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ये होता है साथियों हमारा गुण संधि में। कौन सी संधि में होता है, गुण संधि में। तो यहां पर हमारी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सूर्य प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ऊसर भूमि के लिए, समतल भूमि के लिए, बंजर भूमि के लिए या फिर उपजाऊ भूमि के लिए। तो साथियों उर्वरा शब्द जो है ये उपयोग किया जाता है उपजाऊ भूमि के लिए। जो उपजाऊ भूमि होती है उसको उर्वरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि होगी, तो पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे। दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद ये मिलकर बनाता है दयानंद, जिसमें होता है हमारा आ जमा आ जमा आ मिलकर आ होता है। तो यहां पर जहां पर आ प्लस आ होता है और आ ही बनता है, तो यहां पर होती है साथियों हमारी दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो साथियों सन्मति, इसका संधि विच्छेद होगा हमारा सत, सत जमामति, सत जमामति ये मिलकर बनाएगा हमारा सन्मति। तो यहां पर साथियों व्यंजन संधि होगी हमारी। कौन सी संधि होगी, यहां पर व्यंजन संधि होगी। अगर आपसे संधि का नाम पूछा जाता है तो व्यंजन संधि बताना है। इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है यह हमें बताना है। साथियों परमोदार्य में थोड़ी सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर डबल मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी यहाँ पर। तो सदैव, परमोदार्य, गुरुपदेश या फिर जलोग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुपदेश में हमारी वृद्धि संधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है साथियों वृद्धि संधि को पहचानना। पहचान कैसे है, इसकी ट्रिक क्या है, वृद्धि संधि को किस प्रकार हम पहचानेंगे। तो आपको जहां पर भी ऊपर अगर दो मात्रा मिले, चाहे तो आपको औ की मात्रा मिले या फिर आपको आई की मात्रा मिले, ठीक है। जैसे सदैव, सदैव में ए की मात्रा है डबल, दो मात्रा है। और जैसे परमोदार्य या जलोग है, जलोग, तो यहां पर भी दो मात्राएं ऊपर। तो जहां पर भी आपको डबल मात्रा मिलती है वहां पर आपकी वृद्धि संधि होती है। ये आपकी ट्रिक है, ये आपको याद रखना, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना वृद्धि संधि में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो साथियों पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पो प्लस अन होगा क्या यहां पर, ओ जमा औ नहीं होगा साथियों, ओ होगा, ओ जमा ए, ओ जमा ए मिलकर क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे। तो ये किसमें होता है, ये होता है साथियों एचो आया वायावय सूत्र द्वारा आयादी संधि में। कौन सी संधि में होता है, आयादी संधि में होता। अब हो जाएगा यहां पर ओ के बाद अगर ए आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, जिससे हमारा जो शब्द बनेगा वो बनेगा पवन। अगर साथियों यहां पर औ होता तो यहां पर क्या हो जाता, आब हो जाता, जो हमारा पावक में होता है। पावक होता है ना, पावक है, तो उसमें क्या होता है, पऊ होता है ऊपर, औ होता तो आ का डंडा लग जाता, आब हो जाता। लेकिन हमारे यहां पर क्या है, ओ है, ओ जमा ए बराबर अब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहां पर बनेगा पवन। तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की हमें पहचान करनी है। तो नरेंद्र, सज्जन, सदैव या फिर अतएव। साथियों इन सभी में से संधि विच्छेद करेंगे इनका। तो पहला होगा हमारा नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र। इसमें कौन सी संधि है, इसमें है साथियों स्वर संधि, इसमें हमारी विसर्ग संधि नहीं है। सज्जन की बात करें तो सत प्लस जन, सत प्लस जन, इसमें होगी हमारी व्यंजन संधि, इसमें भी हमारी विसर्ग संधि नहीं है। सदैव की बात करें तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, इसमें भी हमारी स्वर संधि होगी। अतएव की बात करें तो अतः जमा एव हो जाएगा, अतः जमा एव हो जाएगा, यहां पर होगी हमारी विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका संबंध किससे होता है, केवल मुंह से
नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग, जो ये वर्ग होते हैं ना, क, च, ट, त और प, ये जो वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका जो लास्ट का पंचम अक्षर होता है, कौन सा अक्षर? पांचवा अक्षर। लास्ट का जो पांचवा अक्षर होता है, जो पांचवा वर्ण होता है, उनको बोलते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को अनुनासिक बोला जाता है। तो साथियों जो अनुनासिक का संबंध होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, जो कहा न जा सके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन है हमारा, तो जो कहा न जा सके उसको हम क्या कहेंगे? अकथनीय, अगम्य, अजर या अक्षम्य। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा अकथनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय उसको बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे आज की क्लास का, श्री गणेश का विलोम शब्द है। विनाश, इति श्री, श्री राधा या इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का मतलब होता है आरंभ करना, किसी कार्य का प्रारंभ करना। तो इसका विलोम शब्द होगा इति श्री, उस कार्य का अंत करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो साथियों तरुण माने होता है जवान। तरुण माने क्या होता है? जवान, युवा। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका वृद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण आपसे पूछा गया है। तो साथियों इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अल्प प्राण व्यंजन समझ लेते हैं होते क्या है। तो साथियों इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, आपको याद रखना है कोड 135। कोड नंबर क्या है? 135। देखो दो तरीके के व्यंजन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले अल्प प्राण की बात कर लेते हैं। तो 135 कोड आपको याद रखना अल्प प्राण के लिए, और साथ में कौन से? अंतस्थ है। अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो सारे, और एक उत्क्षिप्त व्यंजन होता है साथियों इसमें ड, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है ड। तो कुल मिलाकर 20 अल्प प्राण वर्ण हमारे होते हैं, इनको साथियों व्यंजन कहते हैं। तो कुल 20 हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। देखो एक कोड का मतलब समझ लेते हैं, 1 3 5 135 कोड है क्या? जो हमारा प्रत्येक वर्ग होता है, जैसे क वर्ग होता है, क वर्ग में क्या होता है? क, ख, ग, घ और ड। ठीक है, ये होता है हमारा। तो इसमें जो 1 3 5 पहले नंबर का, तीसरे नंबर का और पांचवें नंबर का, ये जो हमारे व्यंजन होते हैं ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क, ख और ड़, ये तीनों व्यंजन कैसे हैं? ये अल्प प्राण है। जो बच गए ख और ग ये हमारे महाप्राण है। तो ठीक है, तो कोड नंबर 135। इस तरीके से हमारे 15 व्यंजन यहां से निकल के आएंगे पूरे वर्ग में से, क च ट त प में से, और अंतस्थ है। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वो कौन से होते हैं? य, र, ल और व। 4 ये हो गए, 15 और 4 19, और एक हमारा उच्चित व्यंजन होता है जो डे के नीचे बिंदा लगा होता है, ये वाला। तो कुल मिलाकर 20 टोटल हमारे अल्प प्राण व्यंजन हो गए। अल्प प्राण व्यंजन इनको बोलते क्यों हैं? क्योंकि साथियों इनके उच्चारण में हमारे मुख से बहुत ही कम वायु निकलती है, इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इनको अल्प प्राण व्यंजन हम कहते हैं। तो इसके लिए आंसर होगा हमारा साथियों क और ग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको अल्प प्राण व्यंजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी युग्म या कौन सा युग्म शब्द गलत है? जो शब्द युग्म गलत है उसी की हमें पहचान करनी है। नशा मद, नशा मद को कहते हैं, सही है। निशान चिन्ह, नगर शहर, नारी स्त्री। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा निशान चिन्ह, यह गलत है। निशान इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, निशान इस तरह से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, संसारिक। तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, स्रोत की वर्तनी सही है। सर्वोत्तम में 2 तय बनते हैं, 2 तय बनने चाहिए थे इस तरीके से। कीर्ति, कीर्ति में क्या गलत है? कीर्ति में साथियों छोटी की मात्रा लगती है तय पर भी, तो कीर्ति इस प्रकार से सही होता। स्रोत हमारा सही है। संसारिक गलत है, इसमें सांसारिक होता है, सांसारिक होता है। ठीक है, तो ये 3 गलत थे, स्रोत हमारा सही था, ये हमारे प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 22, महात्मा में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। महात्मा में आपसे समास पूछा गया है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, यहां पर जो महात्मा जो पहला वर्ड है महा या महान, ये किसकी विशेषता बता रहा है? उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। तो पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताए कि आत्मा कैसी है? महान है। तो वहां पर होता साथियों हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण किनको बोला जाता है? तो साथियों अंग और अह, ये जो दो वर्ण हैं इनको अयोगवाह वर्ण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 24, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो ज्ञ है ये साथियों एक प्रकार का संयुक्त वर्ण है। ये कैसा वर्ण है? ये संयुक्त वर्ण है। और किससे मिलकर बनता है? ये साथियों जय, जो आधा जय है, जिसकी अगर हम किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा दें तो वो बन जाता है आधा, स्वर रहित बन जाता है। तो जय प्लस या, इन दोनों को मिलाकर हमारा ज्ञ बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 25 आज की क्लास का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। साथियों उच्चारण स्थान से संबंधित आपको एक सूत्र याद रखना है, अकुहु विसर्जनीय कंठा। अकुहु विसर्जनीय है कंठा, अकु विसर्जनीय कंठा। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें कंठ जिनका उच्चारण स्थान है वो सभी इसमें दे रखे हैं। वो कौन से हैं? ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। कु का मतलब होता है कै वर्ग, पूरा हमारा कै वर्ग। कै वर्ग में क्या आएगा? कै, ख, ग, घ और ड़ का साथ ही अनुनासिक वर्ण हो जाता है, तो यहीं तक रहने देते हैं। तो इन चारों का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। साथ में है भी लिखा हुआ है, तो है का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो हमसे पूछा गया घ का उच्चारण स्थान, तो घ का उच्चारण स्थान होगा हमारा कंठ। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 26, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। पुरोहित, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें या इनको अलग करें तो क्या आएगा? पुरह, पुरह प्लस हित, पुरह प्लस हित, इन दोनों को मिलाकर बनेगा पुरोहित। जहां पर विसर्ग किसका रूप ले लेंगे? विसर्ग ओ का रूप ले लेंगे। यहां पर होगी हमारे साथियों विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो उपसर्ग कौन से निकल कर आता है? पुरह। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? किस शब्द में भाववाचक संज्ञा, किस शब्द से हमें किसी के भाव का पता चल रहा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बचपन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान जो कारक है इसका विभक्ति चिन्ह हमें बताना है। तो साथियों एक एक करके देखते हैं। ने किसका कारक चिन्ह है? तो साथियों ये है कर्ता का, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। के लिए ये है हमारा साथियों संप्रदान कारक का, कौन से कारक का? संप्रदान कारक का। से ये है साथियों दो तरीके का से होता है, एक होता है अलग होने पर, अपादान से अलग होने पर। तो इसमें अपादान भी जोड़ सकते हैं हम और कर्ण भी जोड़ सकते हैं, कर्ण कारक। अपादान, अपादान कारक का चिन्ह है। को ये होता है साथियों कर्म, कर्म कारक का कारक चिन्ह। कौन से कारक का? कर्म कारक का चिन्ह ये हमारा होता है। तो हमसे क्या पूछा गया? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान की होगी साथियों ऑप्शन नंबर सी से। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द हमें बताना है। साथियों तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्योतियों प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सभी में से कौन सा शब्द ऐसा जो तुम्हें संस्कृत का लग रहा है वही इसका आंसर होगा। तो साथियों इनमें से जो संस्कृत का शब्द लग रहा है वो है हमारा वर्षा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर अपभ्रंश से? तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए। साथियों ये थे हमारे आज के हिंदी के टॉप 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में इसी वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।